हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम प्रिपरेशन में। स्पेशली अगर आप नेट इकोनॉमिक्स के बारे में बात करो तो यहाँ से काफी टाइम मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैथमेटिकल क्वेश्चंस को किस अप्रोच से करना है उसको उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज की क्लास में। अब कंज्यूमर सरप्लस में हमें क्या क्या पढ़ना है, लेट्स सी। सबसे पहले व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कल मैं आपके साथ एक अलग से लेक्चर लूंगी, तो वहां पे मैं इसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आज का लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगी, और सारी वीडियोस का लिंक आपको पता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति उसको ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन करिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आई अगेन रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, हमारा कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसमें से मैथमेटिकल क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पे जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस पे हमारा फोकस किया जाता है उसमें आपको पता होना चाहिए हमें कौन सी अप्रोच को यूज करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसके लिए आपको इंटीग्रेशन की अप्रोच को यूज करना है। तो आपको पता होगा, आप सब मास्टर लेवल स्टूडेंट्स हैं, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेशन की अप्रोच को हमें यूज करना है कि क्या फॉर्मूला है वो सब आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इंटीग्रेशन के अलावा एक अप्रोच आहूजा में दी हुई है, दैट इज वेरी इजी अप्रोच। लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी आहूजा वाली अप्रोच। द रीजन बीइंग, अगर हम आहूजा के बारे में बात करें, आहूजा में जो अप्रोच दी है उससे हमारा नॉन लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व होती। जैसे अगर आप दिसंबर 2018 के पेपर में देखेंगे तो इट्स एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हम उस अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते। दोनों दोनों अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, बट बेटर है आपके लिए कि आप इंटीग्रेशन अप्रोच पे अपना फोकस रखिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। 2018 में मैंने आपको एक क्वेश्चन वहां से दिखाया है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2018 में जुलाई में एक क्वेश्चन और पूछा गया। लेकिन यहाँ पे डिमांड फंक्शन क्या था, लीनियर डिमांड फंक्शन है, इसके बारे में पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से पूछा गया। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी पढ़ना हमारे लिए रेलिवेंट हो जाता है। लेकिन आप लोगों का जो मेजर फोकस होना चाहिए दैट इज ऑन मैथमेटिकल पार्ट। कंज्यूमर सरप्लस में मैथमेटिकल पार्ट में आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैथमेटिकल फॉर्मूला से पूछा जाएगा, या आपको इकोनॉमिस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स वाई हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं वो आपके साथ शॉर्ट वीडियोस में शेयर करूंगी। तो शॉर्ट वीडियोस जो मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट है, आपने अगर उसको ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ओपन करेंगे, ज्वाइन बटन आएगा, आप वहां क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट वो कंटेंट का भी आप लोगों को हेल्प, वो कंटेंट का भी आपको बेनिफिट हो सके। नाउ स्टार्ट करते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको कुछ लाइंस लिखवाऊंगी, आप उसको भी नोट कर लेना। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में अगर हम बात करें, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को काफी बार सुनने को मिलता है कि ये कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया। कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है ये मार्शल ने नहीं दिया, ये हमें किसने दिया, ये हमें दिया ड्यूपिट ने। ड्यूपिट ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया। ड्यूपिट ने इन द ईयर 1844 ये कॉन्सेप्ट हमें दिया। ड्यूपिट ने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया, बिकॉज जितने भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही थी, पब्लिक गुड्स बन रहे थे, जैसे कैनाल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गई, तो उन सारे गुड से हमें क्या मिलता है, उन सारे गुड से हमें सोशल बेनिफिट मिलता है। अगर आपके एरिया में गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाई, जब वो रोड आपके एरिया के अंदर बनी, तो वहां से क्या होगा, उस रोड के आने की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, स्कूल्स आएंगे, फैक्ट्रीज आ सकती हैं, सप्लाई चेन इजी हो जाएगी। तो बहुत सारे उससे क्या मिलने वाले हैं, सोशल बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ड्यूपिट ने क्या किया, ड्यूपिट ने 1844 में एक कॉन्सेप्ट दिया दैट इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस।
जिसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं टू मेजर द सोशल बेनिफिट, जो हमें कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, जो हमें डिराइव हो रहे हैं फ्रॉम पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स में काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे रोड्स होंगी, नेशनल हाईवेज हो गए, केनाल है, ब्रिजेस हैं, रेलवेज हैं, दीज आर ऑल पब्लिक गुड्स। तो लेकिन 1890 पे आते आते मार्शल ने क्या किया, मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को और रिफाइन किया। और मार्शल की एक बुक है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्शल ने कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया नहीं है। तो तीन चीजें अभी तक आपको पता चली, नंबर वन, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ड्यूपेट ने दिया। नंबर टू, ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूल रिफाइंड फॉर्म में किसने किया पॉपुलर, मार्शल ने। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। अब आप लोगों को जब भी मार्शल का नाम दिमाग में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्शल के नाम पे हम कौन सा यूटिलिटी का, हम कौन सी अप्रोच के बारे में बात करते हैं, हम कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। जब हम कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो यूटिलिटी है दैट इज क्वांटिफाइबल, मतलब हम इसको एक नंबर की फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूटिलिटी क्या है, इट इज क्वांटिफाइबल, इट वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो कार्डिनल यूटिलिटी को यूज करके ही उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट दिया। अब यहाँ पे जब कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला लेट अस से हमें क्या करना है, हमें मार्केट में जाना है, कोई प्रोडक्ट परचेज करना है। हम एज्यूम करते हैं हमें एक ड्रेस पसंद आ गई मार्केट में जाकर, तो जब हम वो ड्रेस परचेज करना चाहते हैं, उस ड्रेस का मे बी आप 1500 प्राइस पे करने को तैयार हो। 1500 इज नॉट द एक्चुअल प्राइस जो आप पे कर रहे हो। 1500 वो प्राइस है, अगर आपको मैक्सिमम 1500 में भी वो ड्रेस खरीदने को मिल जाती है आप खरीद लोगे, मतलब इट इज द प्राइस यू आर विलिंग टू पे। लेकिन आपने जब वो ड्रेस परचेज की तो आपने कितने की परचेज की, 1200 की। इसका मतलब एक्चुअल प्राइस आपने क्या पे किया, एक्चुअल प्राइस आपने 1200 पे किया। लेकिन आप कितना प्राइस पे करने को तैयार थे, विलिंग कितना थे, 1500। तो हमारी पॉकेट में हमने क्या देखा, 300 रुपए एक्स्ट्रा बच गए। 1500 माइनस 1200 इट कम्स टू बी 300। ये जो 300 एक्स्ट्रा हमारे पास बचा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम बेसिकली बोल रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो अगर आप लोग यहां से देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, इट इज द डिफरेंस दैट अ कंज्यूमर, डिफरेंस ऑफ द प्राइस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस, व्हाट ही माइनस द प्राइस विच ही एक्चुअली पेज। ठीक है, यही है। तो नोट डाउन द डेफिनेशन, कंज्यूमर सरप्लस इज सिंपली, consumer surplus is simply the difference between the price that one is willing to pay and the price one actually pays for a particular product। ठीक है, आप लोगों ने लिखा, आई रिपीट, कंज्यूमर सरप्लस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट वन इज विलिंग टू पे मतलब ये 1500 वाला, एंड द प्राइस वन एक्चुअली पेज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर। तो आप लोगों ने कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ये तो समझ लिया, डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट यूज कहाँ करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, थियरी ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं, वहां पे हम कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे टैक्सेशन हो गया, प्राइस पॉलिसी हो गया, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस का यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हाँ हमने क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब कंज्यूमर सरप्लस में मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला जो अप्रोच हम यूज कर रहे हैं दैट इज द कार्डिनल यूटिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय यूजिंग कार्डिनल यूटिलिटी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी में आपको पता है हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, वी हैव द नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसका 1 यूनिट हमने लिया, सेकंड यूनिट लिया, थर्ड यूनिट लिया।
अब हर यूनिट जब हम लेंगे तो वन एडिशनल यूनिट हमें क्या देगा, मार्जिनल यूटिलिटी देगा। और फिर हम हर एडिशनल यूनिट के लिए कुछ प्राइस भी पे करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, नेट मार्जिनल बेनिफिट मिलने वाला है। क्या मिलेगा, नेट मार्जिनल बेनिफिट मिलेगा। अब लेट अस से हम लोगों ने क्या किया, हमने वन यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट किया। जब आप फर्स्ट यूनिट लोगे, ठीक है, लेट से आपने मैगी का पैकेट परचेज किया, आपको 12 रुपए का मिला। अब वहां पे जो 12 रुपए तो आपने प्राइस पे किया, लेकिन जो आप यूटिलिटी अटेन कर रहे हो दैट इज 20। मैंने यहाँ पे क्यों एक्स्ट्रा लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी को आप रिलेट कर सकते हैं कि आप विलिंग क्या है पे करने को। ठीक है, आप व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्यादा पे करना चाहते हो। जब आप ज्यादा पे करने को तैयार हो, इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर यूनिट से आप क्या कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा यूटिलिटी डिराइव कर रहे हो। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे 20 लिखा, 20 इज ग्रेटर देन 12। मार्जिनल यूटिलिटी, या आप इसको मार्जिनल वैल्यूएशन भी लिख सकते हो, मार्जिनल वैल्यूएशन। बुक में मार्जिनल वैल्यूएशन लिखा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी से आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यूज किया। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे, तो उसका डिफरेंस हम करते थे तो हम क्या बोलते थे, वो हमें बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ से कितना बेनिफिट हम डिराइव कर रहे हैं, 20 - 12 इट इज 8 रुपीज। 8 रुपए का आप बेनिफिट डिराइव कर रहे हो। आप पे तो 20 रुपए करना चाहते थे, लेकिन आपको वो सिमिलर प्रोडक्ट 12 रुपए का मिल गया, तो आपकी आपकी पॉकेट में कितना एक्स्ट्रा बचा, 8 रुपए बचा। सेकेंड यूनिट आप परचेज करने के, तो आप कितना पे करोगे, 12 रुपए ही पे करोगे। बिकॉज अगर मैगी का पैकेट का प्राइस 12 रुपए है, तो आप एक पैकेट ले रहे हो, दो ले रहे हो, तीन ले रहे हो, तो दुकानदार तो आपको 12 रुपए में ही देगा, बिकॉज इट इज एमआरपी। अब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पे आप अप्लाई करिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग। तो लेट से अब हम 18 मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं। नेट मार्जिनल बेनिफिट कितना हुआ, 18 - 12 इज 6। थर्ड यूनिट हम लोगों ने लिया, प्राइस तो हम 12 ही पे करेंगे, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी स्टिल डिक्लाइन करेगी, 16 होगी। और नेट मार्जिनल बेनिफिट 4 हो गया। फोर्थ यूनिट हमने लिया, 12 रुपए पे किया, लेकिन हमने मार्जिनल यूटिलिटी कितनी डिराइव की, 14। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2। अब यहाँ पे हमने फिफ्थ यूनिट लिया, हमें कितना मिला, मार्जिनल यूटिलिटी 12, प्राइस पे कितना किया, 12, 0। सिक्स यूनिट हम लेते हैं, हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 10, और प्राइस हम पे कर रहे हैं 12 - 2। ठीक है, अगर आप इस सबको एडअप करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास बेसिकली 20 आएगा। 20 इज द कंज्यूमर सरप्लस। अभी टेबल में आपको वापस से समझाऊंगी, अच्छे से समझेंगे। 20 मेरे पास क्या है, 20 इज बेसिकली द कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। अगर आप यहाँ पे टेबल पे देखें, टेबल पे हम लोगों ने कैसे कंज्यूमर सरप्लस निकाला ये देखते हैं। तो हमारे पास हम लोगों ने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी को एडअप किया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लास्ट में हूँ, बाद में कर। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड किया। अब आप ये वाला थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम भूल जाइए। अगर मैं इस सबको ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ गया, इट कम्स टू बी 90। लाइक वाइज अगर मैं थर्ड कॉलम को ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 72। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, समेशन किया मार्जिनल यूटिलिटी का विच कम्स टू बी इक्वल टू 90, माइनस किया प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस, माइनस द टोटल प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, 12 × 6 किया, तभी मेरे पास 72 आया ना। तो 90 - 72 इट कम्स टू बी 18। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे भी मेरे पास 18 आना था, मैंने गलत लिखा। तो मेरे पास क्या आया, 18। 18 इज बेसिकली द कंज्यूमर सरप्लस। चाहे आप इस फॉर्मूला से निकाले, चाहे आप ये लास्ट कॉलम वाले फॉर्मूला से निकाले टेबल फॉर्म में, दोनों में आंसर क्या आने वाला है, सेम। तो आप लोगों ने देखा, जब हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं तो वन ऑफ द फॉर्मूलाज जो हमें पता होना चाहिए दैट इज इक्वल टू
समीशन ऑफ मार्जिन यूटिलिटी माइनस प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ये आया। दूसरी चीज जो हमें टेबल से पता होनी चाहिए, दैट इज, अगर आप फिफ्थ यूनिट पे देखेंगे, फिफ्थ यूनिट एक ऐसा यूनिट है जहां पे प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जहां पे भी आपका प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी बराबर हो जाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, कि कंज्यूमर परचेज करेगा वो यूनिट जहां पे मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लेना। सबसे पहले कि अगर हमें कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना हो, तो हम लोगों ने क्या देखा, कंज्यूमर सरप्लस अगर मुझे निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, समीशन मार्जिन यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, पहली बात। दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम पे क्या है, एट इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी बराबर है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आप लोग नोट कर लें। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी, इसका मतलब कंज्यूमर, प्लीज नोट डाउन, इसको हम कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को, द कंज्यूमर परचेजेस द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट विच मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हम वापस से टेबल पे आएंगे। ठीक है, मैं साइड वाला इरेज कर रही हूँ। अगर आप टेबल को देखेंगे, और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक डायग्राम बना रही हूँ, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे वी हैव द प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हमारा प्राइस 12 है, प्राइस इज 12, अगर प्राइस 12 है और फर्स्ट यूनिट जब मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो मुझे मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है 20। इसका मतलब फर्स्ट फर्स्ट यूनिट से मुझे कितना कंज्यूमर सरप्लस मिला, इट कम्स टू बी 8। सेकेंड यूनिट से 18, मार्जिन यूटिलिटी -12। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा कंज्यूमर सरप्लस फॉल कर रहा है। ऐसे करते करते मैं जब फिफ्थ यूनिट पे आऊंगी, तो फिफ्थ यूनिट पे मेरे को क्या मिल रहा है, फिफ्थ यूनिट पे आई एम अर्निंग जीरो कंज्यूमर सरप्लस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इस डायग्राम से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि कंज्यूमर सरप्लस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज डिक्लाइनिंग। जब आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस डिक्लाइन कर रहा है। क्लियर, यहां तक समझ आया। ये तो हम लोगों ने डिस्क्रीट टर्म्स में बात की, जब हम हर यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। लेकिन अगर मैं डिमांड कर्व, नॉर्मल डिमांड कर्व बनाऊं लाइक दिस, वेयर आई हैव दिस क्वांटिटी एंड दिस इज द प्राइस, अगर मैं इस तरीके से डिमांड कर्व को ड्रॉ करूं, तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास डिमांड कर्व का एरिया देखना पड़ेगा मुझे, जो प्राइस प्राइस और डिमांड कर्व, ये जो लाइन दिख रही है ना, इससे ऊपर ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिस इज बेसिकली द कंज्यूमर सरप्लस। ये क्या होगा, ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। ठीक है, क्योंकि ओपी प्राइस के ऊपर जो भी हम एक्स्ट्रा विलिंग है देने को, वही हमें कहीं ना कहीं फाइंड आउट करके देगा कंज्यूमर सरप्लस। तो इसके बियॉन्ड जो हमारे पास एरिया है, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। आई होप आपको यहां तक समझ आया। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। अब लाइक वाइज इसी तरीके से हम देखेंगे, अगर प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट अस सी, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास क्या है, हमारे पास प्राइस यहाँ पे, दिस इज द डिमांड कर्व, क्वांटिटी प्राइस। हमारे पास ओपी प्राइस था जिसपे हम ओक्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे बात करें, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। तो आप लोग मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं, पीईडी कंज्यूमर सरप्लस होगा। पीईडी इज द कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि प्राइस फॉल हो जाता है फ्रॉम ओपी टू ओपी डैश, प्राइस अगर हमारा ओपी से ओपी डैश हो जाता है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बोलेगा, हम क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो हम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे क्यू डैश। अब आप देखें कंज्यूमर सरप्लस इस समय हमारा क्या होगा नाउ,
पी डैश डी, इसको मैं मार्क कर देती हूँ एज टी। तो मेरे पास जो नाउ कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना है, पी डैश डी टी ई, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं, पी डैश डी टी ई में से पीई डी माइनस करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, कौन सा, दिस मच। तो ये जो एरिया है पी ई टी पी डैश, दिस इज द इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जब भी इकोनॉमी के अंदर प्राइस फॉल होता है तो उस समय इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस फॉल होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। तो ये तो हमारा थियोरेटिकल पार्ट था जो हमें पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द मैथमेटिकल पार्ट। मैथमेटिकल पार्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमें देखना है, जो दो तरीकों से करवाऊंगी मैथमेटिकल पार्ट। एक जो लीनियर इक्वेशंस में यूज होता है, स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंटीग्रेशन समझ नहीं आती। लेकिन अगर आपको लीनियर इक्वेशन आ जाए तो वहां पे रिकमेंडेड नहीं है कि आप इंटीग्रेशन ही लगाओगे, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हम लीनियर इक्वेशन को देखकर यूज करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन के लिए एक क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। स्वाति's डिमांड फॉर चॉकलेट इज गिवन बाय द फॉलोइंग डिमांड फंक्शन। क्या डिमांड फंक्शन है, Q इज इक्वल टू 30 - 2P, where Q represents quantity demanded and P represents price. If market price for a chocolate is 5 rupees per piece, कॉमा कैलकुलेट हर कंज्यूमर सरप्लस। मैं रिपीट कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, नहीं लिखा एक बार लिख लें। Swati's demand for chocolate is given by the following demand function. This is the demand function where Q represents quantity demanded and P represents price. If market price for a chocolate is rupees 5 per piece, comma calculate her consumer surplus. I hope आप सबने लिखा। ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के लिए यूज होगा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो वहां पे आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो हम सेपरेटली देखेंगे। देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन है तो हम इसके लिए कैसे ग्राफ बना सकते हैं, काइंड ऑफ दिस। डिमांड फंक्शन मैंने बनाया, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे वी हैव द डिमांड क्वांटिटी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन पे, वी हैव टू फाइंड व्हाट इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं जहां पे हमारी डिमांड कर्व एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट। और जहां पे हमारी डिमांड कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज वाई इंटरसेप्ट। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेप्ट टर्म। अगर मैं एक्स एक्सिस के बारे में बात करूं, सबसे पहले वाई एक्सिस के बारे में बात करूं, तो वाई एक्सिस पे अगर मुझे इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, जहां पे क्वांटिटी जीरो होगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे मेरा वो प्राइस लेवल लग रहा है जहां पे मैं कुछ भी डिमांड नहीं कर रही। इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्यू को जीरो सब्सटीट्यूट करूंगी। इट कम्स टू बी 30 - 2P इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 15। तो मेरा वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया, 15। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। देखिए, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये वो क्वांटिटी है जहां पे प्राइस जीरो है। एक लॉजिक वो होता है। दूसरा लॉजिक क्या होता है, दूसरा लॉजिक होता है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर्व से। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर्व, मैं इस इक्वेशन से भी इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ जहां पे मेरा m क्या हो गया, स्लोप। और ये जो c है, c इज द इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे y की जगह मेरा क्या है, q, x की जगह मेरा क्या है, प्राइस। तो यहाँ पे मेरा इंटरसेप्ट क्या आएगा, मेरा इंटरसेप्ट आएगा 30। तो x इंटरसेप्ट मेरा क्या है, 30। ठीक है, तो x एक्सिस पे मेरे पास क्या है, 30। तो दोनों लॉजिक से आप निकाल सकते थे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 30, 15 और 30, ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन पे क्या दिया है, क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था, पढ़िए। इफ मार्केट प्राइस फॉर अ चॉकलेट इज 5 रुपीज पर पीस, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कंज्यूमर सरप्लस।
तो हमें आप पता है मार्केट में एक स्पेसिफिक प्राइस होगा, यहाँ पे बोला कि जो चॉकलेट का प्राइस है दैट इज 5 रुपी पर पीस। तो दिस इज द प्राइस, 5 रुपी पर पीस। इसके करस्पॉन्डिंग हम क्वांटिटी निकालेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगी। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी Q इज इक्वल टू 30 - 2 × 5, तो इट कम्स टू बी 20। तो प्राइस अगर मेरा 5 है तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास 20 क्या है, क्वांटिटी है। अब मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। कंज्यूमर सरप्लस मैंने आपको क्या बताया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ डायग्राम को। कंज्यूमर सरप्लस में मैंने आपको क्या बताया, ये जो प्राइस लाइन है इसके ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द कंज्यूमर सरप्लस। इसके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसके ऊपर का जो एरिया है दिस इज बेसिकली द कंज्यूमर सरप्लस, यही कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो P D B, इसको मैंने मार्क कर दिया कि मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PDB, इट इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर मैं आपसे पूछूं इसका बेस, पीबी क्या है, पीबी इज बेसिकली द 20। 5 रुपीज चॉकलेट के करस्पॉन्डिंग मैं कितना परचेज करी, मैं 20 चॉकलेट्स परचेज कर रही हूँ, इसका मतलब इट कम्स टू बी 1/2 20। अब मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट कितनी है यहां तक, ये मेरा पॉइंट क्या था, ये मेरा पॉइंट था 15। 15 - 5, ये यही मेरी हाइट होगी, इट कम्स टू बी 10। ठीक है, तो 20 × 10, 200, 200 डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स टू बी 100। तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या आएगा, 100 आएगा। लेकिन दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर डिमांड कर्व्स। अगर मेरी डिमांड कर्व लीनियर नहीं हो तो मैं क्या करूंगी, मैं यूज करूंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ, समझ आया यहाँ तक। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के अप्रोच से भी देखेंगे। इंटीग्रेशन की अप्रोच के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज नोट डाउन। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to Q0। Q0 क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो हमारा प्राइस के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आ रही है ना, दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Q0 इनटू डिमांड फंक्शन, फॉर्मूला लिख लेना, इंटू DQ - P0 Q0। P0 क्या है, P0 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो प्राइस पर यूनिट है, इंटू Q0। Q0 इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दैट इज जो क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमारे पास डिमांड फंक्शन क्या दिया हुआ था, उसी में अप्लाई करेंगे वापिस से फॉर्मूला। वी हैव द डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू 30 - 2P। 30 - 2P, ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं इस डिमांड फंक्शन के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस डिमांड फंक्शन को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगी, इन टर्म्स ऑफ क्यू। क्यू क्यों करूंगी, बिकॉज हमारा जो डिमांड फंक्शन होता है यहाँ पे दैट इज f(Q)। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास Q इज इक्वल टू 30 - 2P दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2P इज इक्वल टू 30 - Q। दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू 15 - Q/2। तो ये अब मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास मुझे इंटीग्रेशन का रूल लगाना है। तो 0 to Q0, Q0 इज द जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, जो मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया अभी। ठीक है, कई बार क्या होगा, आपको पेपर में दिया होगा Q0, कई बार नहीं दिया, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो हमारे पास डिमांड फंक्शन क्या है, 15 - Q/2 DQ -P0 5। तो Q0 हमने फाइंड आउट किया हुआ है 20। दिस दिस इज इक्वल टू, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरे पास आएगा इट इज इक्वल टू 15Q। ठीक है, इंटीग्रेशन आई होप आपको आती है, नहीं आती रिवाइज करिए, आप लोगों ने मास्टर्स में पढ़ा हुआ है। 15Q - Q² होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, x⁴n वाला फॉर्मूला। x⁴n की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वी हैव x⁴n+1
होल डिवाइडेड बाय n+1। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। तो Q की पावर 2/4, हमारे पास जीरो और क्वांटिटी क्या थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 20 -100। तो यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये आ जाएगा 15 × 20 - 20 का स्क्वायर अपॉन 4 - 100। ठीक है, मैंने बेसिक कैलकुलेशन किया, लेकिन आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो ये मेरे पास आएगा 300 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400 -100, तो इट कम्स टू बी 200 -100। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 100। तो हम लोगों ने देखा कि चाहे मैं इस फॉर्मूला से करूं चाहे मैं पीछे वाले फॉर्मूला से करूं, आंसर सेम आया। दोनों अप्रोचेस समझ आई। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन समझ आता है तो इट्स बेटर कि आप इंटीग्रेशन को रिवाइज करिए। क्लियर? तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।